हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है वो बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसी विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी जो प्रकृति होती है उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, विंड, एनिमल। ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेस है। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारी प्रकृति में मौजूद कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं, बशर्ते वो चीज हमारे लिए टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, मतलब उस रिसोर्स से हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मतलब लोगों को उस चीज से कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी कोई चीज रिसोर्स मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। आया समझ में? अब आप इस डायग्राम को देखो जो कि आपकी बुक में दिया गया है, जिसमें ऊपर की साइड नेचर है, इधर है टेक्नोलॉजी, इधर है इंस्टीट्यूशंस और सेंटर में ह्यूमन बींग्स। तो ये डायग्राम बेसिकली दो चीजें बता रहा है। पहली कि जो ये टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वे आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी कि जो ये ह्यूमन बींग्स होते हैं वे टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ और डेवलप करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, जिससे क्या होता है कि पैसे आते हैं और पूरी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को 4 तरीकों से क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि रिसोर्सेज को 4 तरीकों से बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज 2 प्रकार की होती है। पहली बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरी अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो बायोस्फीयर में मिलती हैं और उनके पास लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेज, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। ये सब बायोटिक रिसोर्सेज होती हैं क्योंकि इनके पास लाइफ होती है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई होती है, मतलब जिनके पास लाइफ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज होती है क्योंकि इनके पास लाइफ नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी रिसोर्सेज 2 प्रकार की होती है। पहली रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होती है, जो हमेशा अवेलेबल रहती है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इनको आसानी से रिन्यू किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस are called renewable resource. Now we talk about non-renewable resources. तो non-renewable resources वो resources होते हैं जो आसानी से renew नहीं होते हैं। एक बार ये resources खत्म हो गए तो इन्हें millions of year लग जाते हैं फिर से बनने के लिए। For example coal, petroleum, natural gas, metals, nuclear, etc. ये सब non-renewable resources होते हैं। तो हम लिख सकते हैं the resources that cannot be renewed or reproduced immediately once they are exhausted, they take millions of years to regenerate, are called non-renewable resources. आया समझ में? अब हम बात करते हैं थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज 4 प्रकार की होती है। पहली इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, तीसरी नेशनल रिसोर्सेज और चौथी इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति ओन करता है प्राइवेटली, मतलब किसी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति है तो वो उसकी इंडिविजुअल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल प्लॉट, फील्ड, हाउस,
कार, बुक, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती हैं क्योंकि इन सब पर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कंट्रोल रहता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, पॉन्ड्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, ये सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच ओन बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो देश में पाई जाने वाली हर एक रिसोर्स नेशनल रिसोर्स है, चाहे वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। और हाँ, गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है कि वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है आम जनता के भले के लिए, बट गवर्नमेंट उसके लिए फेयर कंपनसेशन भी देती है। इसके अलावा देश में पाए जाने वाले मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब भी नेशनल रिसोर्स का ही पार्ट होते हैं। और साथ में कोस्ट लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक का जो ओशन का एरिया होता है वो भी नेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो देश की गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिन पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता है, ना ही कोई एक देश अपनी मर्जी से इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं, जैसे कि कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर वाला जो ओशन होता है जिसे ओपन सी भी बोलते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में ही आता है। अगर किसी कंट्रीज को इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है तो उन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन बाय एनी स्पेसिफिक कंट्री विच रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आया समझ में? अब हम बात करते हैं फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज 4 प्रकार की होती है। पहली पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरी डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरी स्टॉक और चौथी रिजर्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। वो एग्जांपल है गुजरात और राजस्थान का। तो गुजरात और राजस्थान में क्या होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है और बहुत ज्यादा हवाएं चलती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो हम धूप के लिए सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं और विंड्स के लिए हम विंड टरबाइन लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। पर ऐसा हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन मशीन्स को स्टेब्लिश करने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुजरात और राजस्थान जैसी जगहों पर पोटेंशियल है, यानी कि क्षमता है एनर्जी को डेवलप करने की, लेकिन टेक्नोलॉजी महंगी होने के कारण हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, मतलब ये प्रेजेंट है हमारे रीजन में, एंड दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और इनके पास क्षमता भी है हमारी जरूरतों को पूरा करने की, बट देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, पर इनका इस्तेमाल करना हमने शुरू नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत महंगी है। आए समझ में? इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं गुजरात एंड राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुकी हैं, मतलब ऐसी रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ हमने पता कर लिया है और करेंटली हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसी रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, आयरन, रिवर्स, ये सब डेवलप्ड रिसोर्सेज है। तो हम कह सकते हैं the resources which are surveyed and their quality and quantity has been determined for utilization and they are currently used by humans. Such resources are called developed resources. Next है हमारा stock resources. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि जो वाटर होता है यानी कि पानी होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन और O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही जरूरत की चीजें हैं। हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है इंसानों के लिए कितनी जरूरत की चीज है। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्स बन सकते हैं, लेकिन अफसोस हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम वाटर में से इन दोनों रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके पास पोटेंशियल तो है इंसानी जरूरतों को पूरा करने का, लेकिन उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ऐसी रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं।
तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। इसका एग्जांपल है एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O। लास्ट है हमारा रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको यूटिलाइज करने के पास हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं करते। हमने इन रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखा है फ्यूचर की जरूरतों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो डैम्स के अंदर पानी होता है और जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हमने रिजर्व करके रखा है फ्यूचर के लिए। हम इन रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत ही यूज करते हैं ताकि जब फ्यूचर में जरूरत पड़े तब हम इन्हें आसानी से यूज कर सकें। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डू नॉट यूज देम बिकॉज वी कीप देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, हम ये बात तो जानते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, यानी कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। लेकिन दोस्तों, इंसानों ने क्या किया है कि इन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ किया है, यानी कि इन रिसोर्सेज को अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया है, जिस वजह से हमें आज के समय में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली हमें 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें से पहली प्रॉब्लम है कि कुछ लालची लोगों ने अपने फायदे के लिए इन रिसोर्सेज का ओवर यूज किया है, जिस वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होती जा रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के पास पहुंचती जा रही हैं, जिस वजह से जो सोसाइटी है वो 2 हिस्सों में बंट गई है, रिच और पुअर, यानी कि अमीर और गरीब। आप खुद ही सोचो ना कि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी वो अमीर होता जाएगा और जिसके पास कम रिसोर्सेज होंगी वो गरीब होता जाएगा। बस इसी तरह से जो समाज है वो 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है। तीसरी प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हमें कई सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एक्सेट्रा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं? तो इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, एक कंसेप्ट आया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, बेशक करो, पर इस तरीके से करो कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डैमेज ना हो और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए भी रिसोर्सेज बची रहे। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट आवर एनवायरनमेंट इज नॉट डैमेज्ड एंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। दिस कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो हुआ क्या था कि 1992 में एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्राजील में एक जगह है रियो डे जेनेरियो, वहां पर ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। अब दोस्तों, रीजन क्या था इस मीटिंग को करने का? तो रीजन था कि कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उनका क्या क्या समाधान हो सकता है, इस चीज पर डिस्कशन करना, ताकि विश्व स्तर पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये रीजन था और इसके लिए मीटिंग होती है, सभी आपस में डिस्कशन करते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। इसके बाद इस मीटिंग का रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या आता है देखो, पहला, सारे देश मिलकर जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताते, मतलब सारे देशों के लीडर ये सहमति जताते हैं कि हम जंगलों का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जंगलों की रक्षा करेंगे। दूसरा, ये सारे देशों के लीडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को अपनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एजेंडा 21 क्या था? तो एजेंडा 21 बेसिकली कुछ नहीं था, एक डिक्लेरेशन था, यानी कि एक घोषणा पत्र था जिसमें एनवायरनमेंट की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी जो कि इंसानों ने क्रिएट की थी उनको कैसे खत्म करना है और एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, इस चीज पर एक ब्लूप्रिंट था। तो आया समझ में कि क्या था एजेंडा 21। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, मतलब रिसोर्सेज को सही ढंग से इस्तेमाल करना। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत क्या है हमें? तो रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों जरूरी है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारी इंडिया है, तो इंडिया में झारखंड और छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा मिनरल्स और कोयल पाया जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी काफी मात्रा में है, लेकिन वहां पर पानी की कमी है। और वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की,
तो वहाँ पर पानी तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन वो अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे में रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि जहाँ जहाँ जिस रिसोर्स की कमी है वहाँ उस रिसोर्स को पहुँचा पाए, ताकि किसी एक रीजन का नहीं बल्कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली में होती कैसे है। तो देखो, रिसोर्स प्लानिंग करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। इस स्टेप में हम क्या क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम रिसोर्सेज के लिए सर्वे करते हैं। उसके बाद कहाँ कौन सी रिसोर्स प्रेजेंट है इसके लिए हम मैपिंग करते हैं। उसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करते हैं। फिर आखिरी में मेजरमेंट करते हैं। बेसिकली हम रिसोर्सेज की लिस्ट बनाते हैं। सेकेंड स्टेप होता है हमारा इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। अब हमने रिसोर्सेज से रिलेटेड सारी रिसर्च वगैरह कर ली, हमें ये पता चल गया कि कहाँ कौन सी रिसोर्स प्रेजेंट है। तो अब बारी उस रिसोर्सेज को बाहर निकालने की। तो बेसिकली सेकेंड स्टेप पे हम यही करते हैं, हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम ये प्लान करते हैं कि रिसोर्सेज को निकालने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए और कौन कौन सी स्किल वाले लोग चाहिए और इसके लिए हमें किस तरह के इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप होता है हमारा मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब इस स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि हमने जो रिसोर्स प्लान बनाया है वो क्या नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा मेन एम यही होता है कि हम जिन रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं उनसे हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हम ये तो जान चुके हैं कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है और हम ये भी जान चुके हैं कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। लेकिन दोस्तों जितनी ज़रूरी रिसोर्सेज होती हैं उतनी ही ज़रूरी टेक्नोलॉजी भी होती है, क्योंकि रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तभी हम उन्हें अच्छे से एक्सट्रैक्ट और डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारे इंडिया के ऊपर 1947 से पहले ब्रिटिशर्स का रूल था। और दोस्तों आप ये बात भी जानते होंगे कि उस समय पर इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि उस समय पर इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाई जाती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया की रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ किया, एक्सपोर्ट किया और एक्सप्लॉइट किया। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया में आज के समय में रिसोर्सेज की कमी है। ऐसे में रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि रिसोर्सेज है तभी डेवलपमेंट है। इसी के ऊपर गांधी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पर्यावरण में हर किसी की जरूरत के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनी वंस ग्रीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्स। तो लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हम जमीन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। हम खेती करते हैं, जमीन पर घर बनाते हैं, जहाँ तक कि जो वाइल्ड लाइफ होती है, फॉरेस्ट होते हैं, ये सब लैंड पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो लैंड है वो बहुत से रिलीफ फीचर्स में प्रेजेंट है। जैसे कि 43% जो लैंड है वो प्लेन है, 30% जो लैंड है वो माउंटेन से कवर्ड है और 27% जो लैंड है वो प्लेटू रीजन है। तो इस तरीके से इंडिया की जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की, मतलब ज़मीन का किन किन कामों के लिए यूज़ होता है। तो पहला है फॉरेस्ट, मतलब वो ज़मीन जहाँ पर घने घने जंगल पाए जाते हैं। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम फसलें नहीं उगा सकते। इसमें 2 टाइप की लैंड आती है। पहली बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब बंजर ज़मीन। दूसरी ऐसी ज़मीन जहाँ पर बिल्डिंग हो, रोड हो, फैक्ट्रीज हो, तो ऐसी ज़मीन पर भी हम फसलें नहीं उगा सकते। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें फर्स्ट आता है ग्रेजिंग लैंड, मतलब जहाँ पर गाय भैंस वगैरह घास चरने जाती है। सेकंड आता है ऐसी जमीन जहाँ पर मिसलिनियस ट्रीज उगे हुए होते हैं और इस लैंड को भी हम यूज नहीं करते हैं कल्टीवेशन के लिए। थर्ड आता है कल्चरेबल बेस्ड लैंड, मतलब ऐसी जमीन जिस पर हम फसल उगा सकते हैं, पर 5 सालों से ज्यादा समय हो गया है लेकिन हमने वहां पर कोई भी फसल नहीं उगाई है। ऐसी जमीन को हम कल्चरेबल बेस्ड लैंड कहते हैं। अब बात करते हैं फैलो लैंड्स की। तो फैलो लैंड्स 2 तरह की होती है। पहली करंट फैलो लैंड्स, दूसरी अदर देन करंट फैलो लैंड्स। तो करंट फैलो लैंड्स ऐसी जमीन होती है जिस पर 1 साल से अगर कोई फसल नहीं उगाई गई है तो उसे हम करंट फैलो लैंड कहेंगे। सेकंड है अदर देन करंट फैलो लैंड, तो ऐसी जमीन जिस पर पिछले 1 से 5 सालों तक कोई भी क्रॉप नहीं उगाई गई है, तो उस जमीन को हम अदर देन करंट फैलो लैंड में कंसीडर करेंगे। अब हम बात करते हैं नेट सोन एरिया की।
तो नेटसून एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जिस पर साल में एक बार फसल जरूर उगाई जाती है, उसे नेटसून एरिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया की। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब ऐसा एरिया जिस पर साल में एक से ज्यादा बार फसल उगाई जाती है, प्लस वो एरिया जिस पर साल में एक बार फसल उगाई जाती है। ये दोनों तरह की लैंड्स को हम ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इसी से रिलेटेड आप इस डाटा को देख सकते हो जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें आपको बताया गया है कि कितना कितना एरिया कहाँ का यूज हो रहा है। इस तरफ 90, 60, 61 का डाटा दिया हुआ है और इस तरफ 2014-15 का डाटा दिया हुआ है। इसको केवल आपको देखना है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, करना हो तो कर लेना। हमारी इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये तो हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि इतने एरिया में से हमारे पास केवल 93% एरिया का ही डाटा है। बाकी बची हुई 7% एरिया का डाटा हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि हमने इस 7% एरिया की सर्वे और रिसर्च वगैरह नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि ये जो 7% एरिया है वो डिस्प्यूटेड है, यानी कि विवादित है। तो इसको मैं आपको इंडिया के डायग्राम की मदद से अच्छे से समझाता हूँ। तो ये हमारी इंडिया है। इंडिया के जम्मू कश्मीर रीजन का कुछ एरिया जो कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, वो एरिया, और असम साइड का कुछ एरिया, ये दोनों एरिया 7% एरिया में है और उसे हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे और ना ही हमारे पास उसका प्रॉपर डाटा है। बाकी बचा हुआ 93% एरिया उसे हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और उसका हमारे पास प्रॉपर डाटा भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं नेटसून एरिया की। तो इंडिया के अंदर जो नेटसून एरिया है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो वहाँ पर जो नेटसून एरिया है वो 80% से भी ज़्यादा है। मतलब पंजाब और हरियाणा में 80% से भी ज़्यादा ज़मीन पर खेती होती है। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो इन जगहों पर जो खेती होती है वो 10% से भी कम होती है। यानी कि इन जगहों का जो नेटसून एरिया है वो 10% से भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो नेटसून एरिया है वो हर एक स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मतलब किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा फसल उगाई जाती है तो किसी स्टेट में बहुत कम फसल उगाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं द पैटर्न ऑफ नेटसून एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आया समझ में? अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की। तो आप इस डाटा को फिर से देखो। इसमें अगर आप नोटिस करो तो आप देखोगे कि 90, 60, 61 में जो फॉरेस्ट थे वो जस्ट 18.11% थे। वहीं अगर हम बात करें 2014-15 की, तो इस समय पर जो फॉरेस्ट थे वो थे 23.3%। इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हुए। तो आप लोग कहोगे कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से फॉरेस्ट बढ़ने चाहिए उस हिसाब से बढ़े नहीं। ये 23.3% एरिया में जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार किसी भी देश के अंदर फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए। तो देखो फॉरेस्ट एरिया होना कितना चाहिए? 33%, लेकिन है कितना? 23.3%। इसका मतलब फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। अभी भी हमें और पेड़ लगाने की जरूरत है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 33% फॉरेस्ट एरिया होना क्यों जरूरी है? तो इसके दो रीजन है। पहला, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं, उनका जो जीवन होता है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है जंगलों पर, इसलिए पर्याप्त मात्रा में जंगलों का होना जरूरी हो जाता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। दोस्तों समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हमारी लैंड है वो खराब होती जा रही है, यानी कि लैंड डिग्रेड होती जा रही है। इसी को लैंड डिग्रेडेशन बोला जाता है, यानी कि जमीन का खराब होना। तो हम लिख सकते हैं द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लैंड डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है? ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से जमीन खराब हो रही? चलिए जानते हैं कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला रीजन है डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना। तो बेसिकली झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन स्टेट में सबसे ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं माइनिंग के लिए। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जो कैटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घास खा लेते हैं, जिस वजह से जो लैंड की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो खराब हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग मोस्टली दो जगहों पर सबसे ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। थर्ड है ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन का मतलब होता है खेतों में हद से ज्यादा पानी देना। हद से ज्यादा पानी देने से भी लैंड डिग्रेड होती है, क्योंकि उससे लैंड सैलाइन या एल्कलाइन हो जाती है। ओवर इरीगेशन सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलता है। फोर्थ है सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। मतलब होता क्या है कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं
उनमें काफी ज्यादा डस्ट निकलती है क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ा जाता है, जिस वजह से जो आसपास की जमीन होती है उस पर डस्ट इकट्ठी हो जाती है और वो लैंड खराब हो जाती है। फिफ्थ है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो वेस्ट होता है उसे सीधा ही जमीन पे फेंक दिया जाता है, जिस वजह से वो लैंड कल्टीवेशन के मतलब की नहीं बचती। तो दोस्तों ये जो कारण हमने देखे हैं, इन्हीं कारणों की वजह से हमारी जो लैंड है वो खराब होती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं? ऑफ कोर्स है, बल्कि बहुत सारे तरीके हैं। चलिए जानते हैं कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। पहले पेड़ काट रहे थे, अब पेड़ लगाना है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, मतलब जो कैटल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड होता है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। तीसरा है प्रॉपर इरिगेशन, मतलब अगर पानी है तो उसे हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इरिगेशन के लिए, जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। चौथा है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, मतलब माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। पांचवा है ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, मतलब जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसे अच्छे से ट्रीट करना, उसके बाद उसे सही जगह पर और सही तरीके से डिस्चार्ज करना। तो ये तो थे कुछ कंजर्वेशन मेथड जिनका इस्तेमाल करके हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। अब दोस्तों अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना